वेलकम टू सीजेड क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी पर्यावरण में अध्याय 6 को। अभी तक 5 अध्यायों की हम लोग बात कर चुके हैं। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे मानव पर्यावरण, अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। आइए स्टार्ट करते हैं। एक कहानी बताई गई है, उस कहानी से ज़्यादा लेना देना हमें नहीं है। स्टार्ट करते हैं अमेजन बेसिन में जीवन से। यहाँ से अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। मानचित्र इसका नीचे दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या है? तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण। अब 10 डिग्री कैसे आप पता लगाएंगे? तो ये हमारी पृथ्वी रही, ये हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री। आपका दो पोल हो गए, एक आपका नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो 10 डिग्री नॉर्थ और ये 10 डिग्री साउथ। तो इस वाले एरिया को आप क्या कहेंगे? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहेंगे, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक। आगे क्या रखा है? अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। आगे क्या रखा है? अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश से, जिसका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में है। आगे लिखा है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। अब इसमें यह भी कह रखा है, एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है? तो अंध महासागर में ही गिरती है जाके। कौन? तो बात हो रही है अमेजन नदी की, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी की। लंबाई में तो आप जानते हैं नील है। इसके बाद में एक मैप बताया गया है, इस मैप को हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैप आपका दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का मैप है। देशों को यहाँ दिखाया गया है, जो यहाँ 13 देश हैं। एक एक करके इन देशों को देखेंगे। पहला देश है फ्रेंच गुआना, ये छोटा सा रहा। फिर इसके बाद सूरीनाम, फिर गुआना है। वेनेजुएला, ये रहा। कोलंबिया, कोलंबिया आप जानते हैं कि पनामा संधि से ये जुड़ा हुआ है, कोलंबिया से। उत्तरी अमेरिका, इक्वाडोर बहुत छोटा सा देश है। फिर पेरू, ये बिल्कुल सीमा बना रहा है प्रशांत महासागर से। इसके बाद में भारत का जैसे पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट है, उसी प्रकार से चिली यहाँ फैला हुआ है बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ चिली बिल्कुल बॉर्डर बना रहा है प्रशांत महासागर से। इसके बाद में आपका अर्जेंटीना रहा, ये उरुग्वे है, ये पराग्वे है। इसके बाद में बोलीविया, बोलीविया ये रहा आपका, और ब्राज़ील। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं अमेजन नदी में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, उनको एक एक करके हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी मुख्य नदी रही अमेजन। इसमें जिंगू नदी इसकी सहायक है। टेकेटिस नदी ये इसकी सहायक है। मेडेरिया नदी, मेडीरिया नदी, निग्रो नदी। तो ये सब बहुत सारी नदियां हैं। एक और यहाँ पे दिख रही है यूली नदी। यहाँ अगर आप देखेंगे मारा नाम नदी, मारा नाम नदी, यूली नदी, मेडीरिया नदी, निग्रो नदी, जिंगू नदी, टोकेटिस नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं अमेजन की। हैं यहाँ दिया गया है कैसे अमेजन इसका नाम पड़ा है, उसके बारे में बताया गया है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी मतलब अमेजन नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर हमला कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के
आक्रामक समूह की याद दिला दी। अमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के बारे में याद दिला दी। उनके आक्रमण ने, आदिवासियों ने आक्रमण कर दिया, लोग गए होंगे खोजने, यहीं से इसका नाम अमेजन पड़ गया, इस नदी का नाम। ये लॉजिक रहा। आगे बढ़ते हैं, सहायक नदियाँ बताई गई हैं, वो चर्चा हम लोगों ने कर ली है। जलवायु क्या है, कैसी है, देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु, गर्म है और नम है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और यह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। आर्द्रता उच्च होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, चिपचिपाहट बढ़ेगी। अब जब आर्द्रता अधिक होती है तो कपड़े देर में सूखते हैं और पसीना भी देर में सूखता है, तो हम लोगों को उलझन हो जाती है ह्यूमिडिटी बढ़ने से। तो यहाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग हैं उनका रंग भी कुछ अलग ही होगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं अफ्रीका वगैरह में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ के लोगों का रंग अलग है, अश्वेत जिनको हम लोग कहते हैं। वर्षावन देख लेते हैं। वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश ही यहाँ नहीं पहुंच पाता है, इतने सघन वन है अमेजन के। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित, भूमि पे प्रकाश ही नहीं जाएगा, छत बना ली है पेड़ पौधों ने। भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड और ब्रोमीलाइड बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन? ऑर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ऑर्किड, ब्रोमीलाइड। आगे लिखा है, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। बहुत सारे प्राणी, भिन्न भिन्न जातियां मिलेंगी यहाँ प्राणियों की, जिसमें प्रमुख है टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पच्छिद वाले, मकाऊ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी, जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। क्योंकि यहाँ की जलवायु भिन्न है, इसलिए यहाँ के पक्षी भी भिन्न होंगे निश्चित रूप से। जैसे कि हमने बात की थी कि वहाँ के लोगों का रंग अलग होता है। आप आप यूरोप की तरफ बढ़िए, जहाँ बर्फ़बारी है, तो वहाँ बिल्कुल वाइट लोग मिलेंगे। और अपने यहाँ गेहुआ कलर बोला जाता है हम लोगों को जो है। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर। चींटी खाने वाला कौन है? टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा। एनाकोंडा बहुत विशाल होता है, बड़े बड़े जीवों को ये डकार जाता है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में एनाकोंडा को। एनाकोंडा एवं बाओ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं, आप सब जानते हैं। महत्वपूर्ण तो ये रहा, मांस खाने वाली प्राण्या, मत्स्य समेत मछलियां की विभिन्न प्रजातियां। प्राण्या कौन है? तो प्राण्या प्राण निकाल देती है, ऐसे समझ लीजिए। मांस खा जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा? स्केलेटन बचेगा, यानी कि कंकाल ही बचेगा, और बाकी मांस चट कर जाएगी। कौन मछली है? प्राण्या। तो यहाँ वो पाई जाती है, खतरनाक रही है। इसके बाद में जान लेते हैं, क्या आप जानते हैं? अब देख लेते हैं क्या है यहाँ। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। जल को संचित रखने वाले पौधे का नाम ब्रोमीलाइड है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो प्रकृति में अगर कोई चीज़ है तो निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता है, तभी वो है। तो ब्रोमीलाइड की आवश्यकता हमें अगर नहीं है तो किसी और को होगी। तो निश्चित रूप से ब्रोमीलाइड सहायक हैं। किसमें सहायक हैं? तो मेढक के प्रजनन में सहायक हैं। वर्षा वन के निवासियों के बारे में बात की गई है। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ भागों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, ये सब ठीक बातें हैं। अब
आगे बढ़िया बात लिखी है, महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम लोग पढ़े हैं, झूम खेती हम लोग पढ़े हैं, अपने देश में पूर्वोत्तर भारत में होती है। एक जगह खेती कर ली, उसके बाद में उस खेती, जहाँ हमने खेती की है, तो उस खेती को छोड़ देते हैं और उसके बाद में नए क्षेत्र में बसते हैं। फिर से वहाँ के वनों को काटते हैं, फिर वहाँ फसल उगाते हैं, फिर उस खेत को छोड़ देते हैं। यही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। उसी प्रकार से कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग यहाँ बताया गया है। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं, कसावा कहो या मेनियोक कहो। तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। जमीन के अंदर आलू की तरह कौन पैदा हो रहा है? कसावा। कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन में। यहाँ के लोगों के द्वारा खाया जाता है। इसका दूसरा नाम मेनियोक है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश को भी खाते हैं। यहाँ के जो आदिवासी हैं वो चींटियों की रानी एवं अंडकोश को भी खा जाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। कर्तन एवं दहन को देख लेते हैं, ये यहाँ समझाने का प्रयास है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। वही हम लोगों ने बात की, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। बिल्कुल। यहाँ कुछ परिवारों के बारे में बताएं। कुछ परिवार मधुमक्खी की छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों। मलोका क्या है? बड़ा अपार्टमेंट होगा, मलोका कहा जाएगा। जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, तीव्र ढाल वाली होगी, वर्षा होती है बहुत भयंकर, अब पानी को जल्दी से निकालना पड़ेगा, इसलिए तीव्र ढलान वाली यहाँ पे छतें बनाई गई हैं। आगे लिख रहे हैं, अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक पुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। चूँकि इंडिया की जो स्थिति है, अपने भारत की स्थिति जो है, वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए यहाँ उत्तर 10 से 30 डिग्री के बीच में इनकी बात की गई है। सहायक नदियाँ आप सब जानते हैं, घाघरा है, सोन है, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। अब एक काम दिया गया है, उनको हम लोग नहीं देखेंगे। सुंदर सा चित्र है ब्रह्मपुत्र नदी का। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है, गंगा नदी को दिखाया गया है। तो ये अपनी गंगा नदी रही। गंगा नदी हरिद्वार में आके मैदानों में प्रवेश करती है। उसके अलावा दो नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा गंगा का निर्माण कर देती हैं। इसके बाद में गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है। बांग्लादेश में जाने से पहले तो एक धारा इधर, एक धारा दामोदर नदी के रूप में बढ़ जाती है। और ये आपकी रही सांगपो नदी। सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती हुई सीधे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और अंततः इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जा रहा है। और गंगा और जमुना की सहायक, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र के कई नाम हैं इसके, और इसी प्रकार से बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। इन दोनों की, इन किनकी? तो गंगा की और जमुना की, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। यहाँ बहुत सारी सहायक नदियाँ दिखाई गई। ये आपकी यमुना नदी रही जो प्रयागराज में मिल जाएगी। ये आपकी चंबल नदी रही, चंबल की सहायक नदियाँ ये दिखाई गई। ये आपकी सोन नदी रही। तो बहुत सारी नदियाँ यहाँ दिखाई गई हैं। लिखा है, बेसिन क्षेत्र विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है।
लिखा है मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, खाने को मिलेगा, कुछ काम धंधा यहाँ मिल जाएंगे तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, घर भी बनाएंगे, बहुत गहन गहन यहाँ बसावट होगी, तो जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा, जहाँ मैदानी इलाका है, पहाड़ों में नहीं होता है उतना। कारण बताया गया जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। अमेजन मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क की कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर बेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। बेद का मतलब सीढ़ी नुमा खेती, बेद का। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। वेदिकाओं को दिखाया गया है। वेद का ये सीढ़ी नुमा खेती है जहाँ पानी सीढ़ी पर रोक लिया जाता है। यहाँ पे जो भी फसल होगी वो कर दी जाएगी। इसके बाद ये दूसरी सीढ़ी पर पहुँचेगा, यहाँ भी निश्चित मात्रा में कुछ पानी संचित होगा। अगर ये सीढ़ी ना होती, एकदम ढाल होती, तो तेज़ी के साथ पानी नीचे जाता, कटाव हो जाता और खेती कर पाना संभव नहीं होता। इसीलिए यहाँ बेदिकाएँ बनाई गई हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। बेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। वही कारण हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है। बेसिन में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात हो रही है। विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर सामान्य एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। कौन कौन? रोहू हो गई, कतला, हिल्सा। मछली एवं चावल इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में शुशु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। शुशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये बताया गया है कि जहाँ साफ पानी होगा डॉल्फिन, वहाँ अंध डॉल्फिन पाई जाती है। अब झील में कुछ शैवालों के बारे में बताया गया है। खरपतवार जो हैं उनके बारे में बताया गया है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। खरपतवार का उदाहरण दे रखा है बेलिनेरिया और हाइड्रला। पूछ ले हाइड्रला और बेलिनेरिया क्या हैं, तो खरपतवार हैं, भोजन बनते हैं मछलियों के। लिखा है सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत मिशन सभी परिचित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। कार्यक्रम बहुत आए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में मिल जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती चली जा रही है।
पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात हो रही है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ के इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। पूछा गया है टूकन क्या है। टूकन तो एक पक्षी है। मेन्यू कहाँ का भोजन है, तो आपको पता है अमेजन बेसिन का आलू की तरीके से इसको नीचे उगाया जाता है। कोलकाता किस नदी के तट पर है, तो आप सभी जानते हैं हुगली। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं, शंकुधारी वृक्ष। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो डेल्टा क्षेत्रों में। मिलान हमको करना है तो के बारे में पढ़ा था। प्राण्या एक मत्स्य है, मछली है जो मांस को खाती है। काजीरंगा असम से संबंधित है। रेशम कीट, रेशम कीट पालन से संबंधित है। सूती कपड़ों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। मलोका क्या है, तो मलोका आप कह सकते हैं ढालू छत को मलोका। तीव्र ढलान वाली छत बनाई जाती